हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे ये साइड लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, और इधर हमने मेंशन किया है यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया देते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दें, एक तो प्रो लिख दें और दूसरा वर्ड लिख देता हूं मैं यहाँ पर कैरियन। तो प्रो का मतलब होता है, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, ठीक है। तो वैसा कोई भी सेल जिसमें कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस हो उसे हम प्रोकैरियोट सेल कहेंगे। और अगर यूकैरियोट बोलना होगा तो हम ये बोलेंगे कि ईयू, ये जो ईयू वर्ड है, ईयू, और दूसरा वर्ड आएगा यहाँ पर कैरियन। एक ईयू वर्ड आएगा, ईयू वर्ड का मतलब होता है गुड, या बोलते हैं हम लोग एडवांस्ड, ठीक है। और कैरियन है, कैरियन वर्ड, तो कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो वैसा कोई भी सेल जिसके अंदर गुड न्यूक्लियस पाए जाएंगे उसे हम लोग कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो डिफरेंस क्या क्या है? नंबर वन डिफरेंस है कि प्रोकैरियोट सेल है तो सेल का जो साइज है वो 0.1 से लेकर के 5 म्यू एम है, और यूकैरियोट सेल को अगर आप देखेंगे तो सेल का साइज जो है वो 5 से लेकर के 100 म्यू एम है, ठीक है। उसके बाद नंबर टू, प्रोकैरियोट सेल जो है उसे हम लोग वन इनवेलप सिस्टम कहते हैं, और यूकैरियोट को हम लोग टू इनवेलप सिस्टम कहते हैं। तो वन इनवेलप सिस्टम का मतलब क्या है कि अगर कोई भी हम एक सेल बना रहे हैं, सपोज करो कि ये हमने ऐसे करके सेल बनाया, तो यहाँ पर इसका ये क्रोमोसोम है, और यहाँ पर अगर मैं एक सेल ड्रॉ करता हूं, ये एक सेल है और इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है या क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो आप देख रहे हैं कि जो आउटर बाउंड्री है, दिस आउटर बाउंड्री इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो है इसको हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक इनवेलप जो है, एक कवरिंग जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, और दूसरा कवरिंग जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का है। इट मींस यहाँ पर दो मेम्ब्रेन सिस्टम है, तो आप बोल सकते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन सिस्टम भी है, या आप कह सकते हैं कि ये टू इनवेलप सिस्टम है। क्लियर? ऐसे ही यहाँ पर कि सिर्फ यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही बाउंड्री है, और इसके बाद हमें दिखाई क्या पड़ रहा है? डीएनए दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मेम्ब्रेन है, तो हम नाम देंगे इसको वन मेम्ब्रेन सिस्टम। तो आप कह सकते हैं कि ये वन इनवेलप सिस्टम है, या इसको आप बोल सकते हैं कि वन मेम्ब्रेन सिस्टम है। यहाँ पर ये टू इनवेलप सिस्टम है, या आप बोल सकते हैं टू मेम्ब्रेन सिस्टम है ये, ठीक। नेक्स्ट देखिए कि प्रोकैरियोट सेल है, तो प्रोकैरियोट सेल में सेल वॉल मिलता है, और अगर सेल वॉल मिलता है तो मैंने लिखा है इफ प्रेजेंट, अगर सेल वॉल है तो सेल वॉल में एक सेल वॉल का जो केमिकल कॉम्पोजिशन होगा उसमें म्यूरामिक एसिड प्रेजेंट होगा, म्यूरा MURAMIC, म्यूरामिक एसिड प्रेजेंट होगा। और अगर यूकैरियोट सेल है और उसमें सेल वॉल पाया जा रहा है तो उसमें म्यूरामिक एसिड एब्सेंट होगा, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नंबर फोर्थ, कि अगर प्रोकैरियोट सेल है तो उस प्रोकैरियोट सेल में ऑर्गेनाइज्ड आपको दिखाई पड़ेगा न्यूक्लियस, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस यहाँ पर क्या है? एब्सेंट है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। लेकिन अगर यूकैरियोट में देखेंगे तो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस? ठीक, इसका मतलब क्या होता है? तो आप देखिए, समझे यहाँ पर कि सपोज करो कि यहाँ पर ऐसे हमने एक सेल बनाया, तो सेल के अंदर मैंने बनाया है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को बनाने में आप देखते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसे हम लोग न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है न्यूक्लियोलस, ये वर्ड भी सुना हुआ होगा आपका, न्यूक्लियोलस। और उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है? तो क्रोमेटिन पाया जाता है,
तो यहाँ पर क्या है, क्रोमेटिन है। तो आप देखिए कि इसे ही हम लोग नाम देते हैं ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियर मैट्रिक्स हो, या इसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं, और इसके अंदर क्रोमेटिन हो और इसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा, तो आप बोलेंगे कि ये क्या है, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है। लेकिन इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें प्रोकैरियोट में देखने को नहीं मिलता है। आप देख लीजिए यहाँ पर सीधे क्या है, डीएनए ही प्रेजेंट है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ पर न्यूक्लियोलस नहीं है, यहाँ पर आपका न्यूक्लियर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है। सो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट देयर इज नो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। नेक्स्ट इज डीएनए, यहाँ पर कैसा है, तो डीएनए यहाँ पर सर्कुलर है। तो आप डायग्राम देखिए, यहाँ पर ये जो मैंने बनाया है ये बेसिकली क्या है, डीएनए ही तो है, और यहाँ पर डीएनए कैसा है, तो डीएनए यहाँ पर राउंड इन शेप है, उसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, कि डीएनए यहाँ पर सर्कुलर है। तो लेकिन अगर आप यूकैरियोट में बात करेंगे तो यूकैरियोट में डीएनए जो होता है इस तरह का होता है, और ऐसे डीएनए को हम लोग बोलते हैं लीनियर डीएनए, ये सर्कुलर नहीं है, ठीक। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि यहाँ पर डीएनए कैसा है, डीएनए यहाँ पर नेकेड डीएनए है, लेकिन अगर यूकैरियोट में देखेंगे तो नो नेकेड डीएनए। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेकेड डीएनए, ठीक है, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेकेड डीएनए। तो आप यहाँ पर समझिएगा कि अगर हम यूकैरियोट सेल को देखते हैं तो यूकैरियोट सेल में क्या होता है, यूकैरियोट सेल में डीएनए जो होता है, यूकैरियोट सेल में डीएनए जो होता है वो डीएनए के साथ साथ यहाँ पर एक हिस्टोन प्रोटीन मिलता है। डीएनए इज एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि डीएनए यहाँ पर नेकेड नहीं है। लेकिन अगर प्रोकैरियोट सेल में देखेंगे आप तो यहाँ पर डीएनए होगा, और डीएनए होगा यहाँ पर बट विदाउट हिस्टोन होगा, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए कहते हैं इसको हम लोग नेकेड डीएनए। क्लियर है। आपको बता दें एक बात और भी यहाँ पे कि हिस्टोन जो है, हिस्टोन इसके बारे में आप याद रखेंगे, हिस्टोन जो है ये क्या है, तो हिस्टोन जो है एक बेसिक प्रोटीन है, हिस्टोन जो है वो एक बेसिक प्रोटीन है। हिस्टोन बेसिकली, हिस्टोन इज दी प्रोटीन, और ये कैसा प्रोटीन है, तो बेसिक प्रोटीन है। और ये बेसिक प्रोटीन क्यों होता है, बेसिक प्रोटीन होने के लिए यहाँ पर दो अमीनो एसिड पाए जाते हैं, एक पाया जाता है आपका आर्जिनिन और दूसरा पाया जाता है लाइसिन। सो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो आर्जिनिन और लाइसिन रिच होता है, इस कारण से ये जो है बेसिक इन नेचर है, ठीक है। और डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए कैसा है, तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर बेसिक प्रोटीन हिस्टोन लगा रहता है। नेक्स्ट देखिए आप कि यहाँ पर आप ये वर्ड सुने होंगे, ये ट्रांसक्रिप्शन है और दूसरा वर्ड यहाँ पर ट्रांसलेशन है। तो आप पहले एक मीनिंग को समझिए, आप मीनिंग क्या है, मीनिंग समझते हैं पहले हम लोग एक चीज, ठीक है। मीनिंग क्या है, हम लोग ये बोलते हैं कि डीएनए जो है, डीएनए कोई भी डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन करता है, और आरएनए से क्या बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये सीक्वेंस है कि डीएनए जो है आरएनए फॉर्म करता है और आरएनए से क्या बनेगा, तो प्रोटीन बनेगा। तो जब डीएनए से आरएनए बनेगा, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, ठीक है। और आरएनए से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है इसे हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि अगर आप एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर ये जो है ये प्रोकैरियोट सेल मान लीजिए, ये प्रोकैरियोट सेल है, और इस प्रोकैरियोट सेल में यहाँ पर क्या है, डीएनए पाया जा रहा है। ये हम लोगों का डीएनए हो गया, और यही डीएनए क्या बनाएगा, यही डीएनए आरएनए बनाएगा, और इसी आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आरएनए बनने का काम यानी कि ट्रांसक्रिप्शन,
और यहाँ पर आरएनए से प्रोटीन बनने का काम यानी कि ट्रांसलेशन। दोनों का दोनों जो प्रोसेस है वो कहां पर परफॉर्म हो रहा है, तो इस सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है, कि प्रोकैरियोट के केस में ट्रांसक्रिप्शन और जो ट्रांसलेशन है दोनों कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। अब अगर बात करते हैं हम लोग यूकैरियोट सेल की, तो ये यूकैरियोट सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये डीएनए है। ये जो डीएनए है ये क्या बनाएगा, तो ये डीएनए बनाता है आरएनए। तो आप देखिए इसको मैं लेबल कर रहा हूं डीएनए से, ये डीएनए है और इस डीएनए ने क्या बनाया है, आरएनए बनाया है। और ये जो आरएनए का फॉर्मेशन है वो कहां पर हो रहा है, तो इनसाइड द न्यूक्लियस हो रहा है। इसका मतलब है कि प्रोकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो कहां पर हो रहा है, ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो कहां पर हो रहा है, तो न्यूक्लियस में। सो माइंड माय वर्ड, मैंने ये कहा कि डीएनए से आरएनए बन रहा है और ये जो आरएनए है वो कहां पर बन रहा है, इनसाइड द न्यूक्लियस। सो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इन केस ऑफ यूकैरियोट न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। अब जब इसका होना होगा ट्रांसलेशन, तो ये जो एमआरएनए है, ये जो एमआरएनए है वो कहां आ जाएगा, ये आरएनए है और ये आरएनए से अब अल्टीमेटली क्या बनेगा, तो अब इससे अल्टीमेटली प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो आप इसको नाम क्या देंगे, आप इसको नाम देंगे ट्रांसलेशन। सो ये जो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो बेसिकली कहां पर हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। सो इन केस ऑफ यूकैरियोट सेल, ये यूकैरियोट सेल है और यूकैरियोट सेल में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। ओके, सो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन दी साइटोप्लाज्म। तो आप देखिए इसी फेनोमेना को तो कहेंगे हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों को कंबाइंड कर दीजिए आप, तो इसी प्रोसेस को हम लोग एक नाम देंगे क्या, प्रोटीन सिंथेसिस। तो आप देखिए कि जब मैंने आपसे ये कहा कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, तो प्रोटीन बनने का काम कहां पर हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे इसे, कि प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म हुआ है कहां पर, इन साइटोप्लाज्म, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। बट इन केस ऑफ अगर आप यूकैरियोट देखेंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस का जो काम है वो कहां पर परफॉर्म हो रहा है, वो न्यूक्लियस में भी हो रहा है और आपके साइटोप्लाज्म में भी हो रहा है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में बनता है। इसके अलावा ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम है वो कहां पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगा और देखने को मिलेगा क्लोरोप्लास्ट में। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए होता है और क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए होता है। सो अगर जहां पर भी डीएनए होगा वहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस परफॉर्म होगी। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो राइबोसोम है वो 70S है और यहाँ पर राइबोसोम जो है यूकैरियोट में वो 80S है। रेस्पिरेटरी इंजाइम, जितने भी रेस्पिरेटरी इंजाइम है यानी कि एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी इंजाइम होंगे वो सभी इंजाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट जितने भी रेस्पिरेटरी इंजाइम होंगे वो प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट, आप नाम सुने होंगे माइटोकॉन्ड्रिया का, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये सभी क्या है, ये सभी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल हैं। ये सभी के सभी एब्सेंट होते हैं कहां पर, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, ठीक है। प्रोकैरियोट में राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट है। राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है और ये प्रोकैरियोट के केस में प्रेजेंट है, बट राइबोसोम जो है ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें यूकैरियोट में, तो यूकैरियोट में क्या होता है, यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल और जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल हैं वो दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं। यानी कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी है, लाइसोसोम भी है, राइबोसोम भी है जो कि कैसा है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। दो सेल ऑर्गेनल, एक सेंट्रियोल और एक राइबोसोम, ये दोनों जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल हैं जिसमें कि कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक।
तो यहाँ पर दोनों प्रेजेंट है। और आप ध्यान देंगे कि जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है जिसमें कि राइबोसोम है, राइबोसोम प्रोकैरियोट में प्रेजेंट है, लेकिन सेंट्रियोल जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है वो एब्सेंट है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट सेल। प्रोकैरियोट सेल में गैमेट्स नहीं बनते हैं, आप जानते होंगे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। जहां पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनेंगे वहां पर जो रिप्रोडक्शन का जो मीन्स होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं यूकैरियोट सेल में तो यहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और जहां पर गैमेट बनेंगे वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होगा। इसके अलावा कि जो यहाँ पर डीएनए देख रहे हैं आप, प्रोकैरियोट सेल के अंदर जो डीएनए देख रहे हैं आप, इसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसको हम लोग ट्रू न्यूक्लियस नहीं कहते, इसे हम लोग न्यूक्लियस की जगह पर इसको नाम देते हैं न्यूक्लियोइड। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। न्यूक्लियोइड भी बोल सकते हैं। प्रोकैरियोट के केस में हम लोग न्यूक्लियस वर्ड यूज नहीं करते हैं, यूज क्या करते हैं, न्यूक्लियोइड। या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी नाम देते हैं इसको हम लोग। या इसको हम लोग एक और नाम दे सकते हैं जीनोफोर, या इसको हम लोग नाम दे सकते हैं प्रोक्रोमोसोम। तो बेसिक जो मोस्ट पॉपुलर नेम है वो न्यूक्लियोइड है और उसके बाद इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, उसके अलावा आप नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोइड जो है ये इक्विवेलेंट है सिंगल क्रोमोसोम के। यानी कि अगर आप यूकैरियोट सेल में, जैसे ह्यूमन का केस देखिए, ह्यूमन के केस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 46 क्रोमोसोम है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। या इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, इसी को आप लोग डिप्लॉइड बोलते हैं, या इसी को आप लोग 2n बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो एक क्रोमोसोम है, ह्यूमन के सेल का जो एक क्रोमोसोम है, दैट एक क्रोमोसोम, दैट सिंगल क्रोमोसोम इज सिमिलर टू द सिंगल क्रोमोसोम ऑफ न्यूक्लियोइड। यानी कि न्यूक्लियोइड में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, और अगर यूकैरियोट सेल में देखेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो वेरिएबल है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो ये आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में आ सकता है डिफरेंस लिखने के लिए। सो आई थिंक 13 डिफरेंस इज मोर देन एनफ। आप इतना लिखिए, और आप चाहें तो ये जो बात आप जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं इसको भी आप इलाबोरेट करके वहां पर लिख सकते हैं। बट जब आप आंसर लिख रहे होंगे, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि आप पॉइंट वाइज ही आंसर लिखेंगे, ठीक है। ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, इतना पॉइंट भी आप लिखेंगे तो काफी होगा। ओके, आई होप कि ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।